सरस्वती माता का नंदन करता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभिनंदन करता हूँ। आज से हम एथिक्स की क्लास चालू कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग आवर न्यू फाउंडेशन बैच, एथिक्स का बैच, जिसमें सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एथिक्स जीएस पेपर 4 है। कौन सा पेपर? जीएस पेपर 4। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है। कोई भी यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रहा है, उसको एथिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। कहां से शुरुआत करनी चाहिए मेरे बच्चों? उसको कहां से शुरुआत करनी चाहिए? एथिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो एथिक्स से शुरुआत करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो काफी अच्छा रहेगा। तो अभिनंदन करता हूँ। आज से हमें एथिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप एथिक्स से शुरुआत करते हैं तो आपके लिए काफी चीजें ठीक रहती हैं। एथिक्स है क्या? एथिक्स एक ऐसा विषय है जो हमारे बारे में बताता है। एथिक्स इज ऑल्सो अ ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस समझते हैं, मानवीय विज्ञान है जो हमारे और आपके बारे में रैंक निकालता है। जिसको भी टॉप 50 में रैंक निकालना है, पिछले इस साल का भी पेपर और पिछले साल का भी पेपर आप मेरे पढ़ाए हुए से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं बिटिया? आराम से केस स्टडी भी लिख सकते हैं। हाँ, आप जो मैं पढ़ाता हूं उससे केस स्टडी भी लिख देंगे और पेपर भी लिख देंगे। चाहे 2022 का पेपर हो, 21 का हो, 23 का हो, जिसने मेरे नोट्स पढ़े हैं और जो मेरे से क्लासेस किया है, आराम से लिख देगा। तो एक बार छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं रजनीश आईएएस के बारे में, जो कि आप सब लोगों को पता हो। भाई, हमारे यहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप एनसीईआरटी का करना चाहें, चाहे आप एनसीईआरटी का करना चाहें, चाहे आप जीएस फाउंडेशन का कोर्स करना चाहें, हम लोग पढ़ाते हैं टॉप 50 रैंक के लिए। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। कोर्सेस जीएस प्री कम फाउंडेशन, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, मतलब जितनी भी चीजों की आपको जरूरत है, जितनी भी चीजों की आपकी जरूरत है, आपकी सारी जरूरतें, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी पर। रजनीश आईएएस एकेडमी जाना जाता है क्वालिटी के लिए। वी प्रोवाइड बेस्ट सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हमारे यहाँ भी 1 साल का बैच और 2 साल का बैच दोनों अवेलेबल है। आप करना चाहें 23 के लिए या 24 के लिए, आप कर सकते हैं। हम लोग क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यूट्यूब पर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, पर हम भी अच्छा पढ़ाते हैं और हम यूपीएससी के लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। शुरुआती दौर में ये पता नहीं रहता बच्चे को, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको पता पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, एक ही बार में आप बेस्ट सर्विसेज ले पाएंगे। तो ये बैच फाउंडेशन की शुरुआत है, हर कोई कर सकता है। अब मैं आज की शुरुआत करता हूं कि एथिक्स की क्लास की शुरुआत करता हूं, लेक्चर नंबर 1 की। ये कोर्स पूरा मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना हो तो मिल जाएगा। इंडिविजुअल कोर्स एथिक्स के रूप में भी मिल जाएगा और अकेले लेना हो तो वो भी मिल जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। भाई, एथिक्स होता क्या है? सिलेबस भी इसका देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और एथिक्स होता क्या है। क्लास के बाद आपको इस तरह के कुछ नोट्स मिलेंगे। ये बैच बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। हमने नोट्स बना रखे हैं। इंग्लिश मीडियम के इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। केस स्टडी कैसे लिखना होता है, केस स्टडी को कैसे करते हैं। आपके सामने कोई मामला आएगा जब आप आईएएस बन जाएंगे,
तो आप किस तरह से उसको डील करेंगे, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से आपको देखना है। ऐसे नोट्स भी आपको मिलेंगे। कुछ जो नई चीजें आ रही हैं केस स्टडी में, कुछ 10 से 20 केस स्टडी में नहीं लिखवाऊंगा, एकदम नई नई फ्रेश जो अभी चल रही हैं। पूरे इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, सीधा का सीधा क्या, क्वेश्चन और आंसर। तो आप इस तरह से चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, सिर्फ जुड़ना है, सिर्फ जुड़ना है। आप जुड़ गए तो आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये क्लासेस ऐप पर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो अब एथिक्स की बात करते हैं, फिर सिलेबस की बात करेंगे, फिर हर एक चीज की बात करेंगे। एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट को इस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। इससे अगर आप शुरुआत करेंगे अपने जीवन की, तो आपको अपने जीवन में बेस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। लोग हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हैं, मैं कहता हूं एथिक्स से शुरुआत करो। ये आपके अंदर सही भावनाएं और सही चीजों का विकास करेगा। तो आइए इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। सिलेबस भी मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं। तो पहला चैप्टर है इसका एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन। एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन, कि भाई नीति शास्त्र और नीति शास्त्र का मानव से संबंध। क्या टॉपिक है? नीति शास्त्र और नीति शास्त्र का दिया है, मीन्स दिया है अपना, मीन्स दिया है। हिंदी का लिखा पेपर कैसा रहा? अब अगले साल के लिए ठीक से करो बेटा, अगले साल के लिए ठीक से लिखो। आओ ध्यान से सुनो, एथिक्स क्या होता है और एथिक्स का मानव के साथ क्या क्या संबंध है। छोटे छोटे नोट्स बना लेना, जहां मैं निशान लगाऊं नई डायरी ले लेना और थोड़ा सा लिखना। वैसे मेरी क्लास में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप आराम से ऐसे करके भी बैठे रहेंगे तो भी रैंक निकाल देंगे। हमने आपके लिए बहुत मेहनत कर रखी है और करते। बस आप मंडे को टेस्ट दीजिएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मंडे के साथ के। तो नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र का मतलब है, तीन चार परिभाषा बोलता हूं, तीन चार परिभाषा बोलता हूं। पहले नीति शास्त्र को समझो, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स। जो ये सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है? ये इन महिला के ऊपर 17 करोड़ इधर से उधर करने का आरोप है। क्या इन्होंने सही काम किया? अनैतिक काम किया। यस, दूध वाला दूध वाला दूध वाला सुबह उठ के पानी डाल देता है। सब्जी वाला क्या करता है मेरे जिगर के टुकड़ों? सब्जियों को भिगो के रखता है ना? सब्जी वाला भिगो के रखता है। डॉक्टर उसको उस दवाई की जरूरत नहीं है, उसको उस जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन बंदे को किराया देना है अपना। क्या देना है? किराया देना है। बीवी को यूरोप घुमाना है, बीवी कह रही है कि मेरे को तो 11,000 का सूट चाहिए, फलानी ने पहना था इतना बड़ा, करना है। तो क्या करेगा? ऐसे टेस्ट करवाएगा जो उसको करने की जरूरत नहीं, और वो बेचारा मरता क्या ना करता है। आईएएस का काम नहीं चलेगा 1 लाख रुपए सैलरी में। लड़के के स्कूल की फीस ही होगी 10 से 15,000 रुपए, कहां से चलेगा? होंडा सिटी भी चाहिए उसको। बीवी जब निकले घर से बाहर तो उस पर भी अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए। तो भैया 70,000 रुपए में कहां काम चलेगा? तब फिर पूजा जैसे सिंगल जैसे लोग, और वो लखनऊ की कौन थी मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसके ऊपर आरोप लगा था, क्या नाम है उसका? हाँ, चंद्रकला। कई गमन का आरोप लगा। अब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं
ये देख लो बेटा, जल्दी से देखो, कैदी नंबर 1187। ऐसे ही बनोगे अगर कर दिए गमन तो। कैसे बनोगे? ऐसे ही बनोगे। ये देखो डॉक्टर, ये पिक्चर तो देखी होगी आपने, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक। तो कुल मिला के जब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या होने लग जाता है, पूरी दुनिया में अनैतिकता फैल जाती है। इस दुनिया में, एक मेरी बात सुन लो छोटी सी, इस दुनिया में लोगों ने सोचा था कि लोग अनपढ़ हैं इसीलिए क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गांव में चोरी डकैती करते हैं, सर पर लाठी मार देता है, क्योंकि आदमी क्या है, अनपढ़ है। इसको थोड़ा सा क्या कर दो, स्कूल भेजो, सिखाओ फिखाओ, और ये आदमी फिर ढंग से व्यवहार करने लग जाएगा। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी को पता क्या चला, जो जितना पढ़ा वो उतना ही बड़ा चोर। नेता पड़ गया, डमरू की चाल पर नचा रहा है किसको, जनता को। भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे। 25 करोड़ आबादी को खाने को रोटी नहीं, क्या बना रहे हो? बड़े बड़े एमबीए किए हुए लोग, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या कर रहे हैं? बैंक के घोटाले, 10,000 करोड़। अरे एक अनपढ़ आदमी अगर किसी से कुछ छीनेगा तो बटुआ छीनेगा, एक हार छीन लेगा, एक मोबाइल छीनेगा, पर्स छीनेगा। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, जो पढ़ा लिखा है ये तो 10,000 करोड़ के घोटाले करता है। जो ये डॉक्टर है जो रात को किडनी ही निकाल लेता है, ये तो पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी ये क्या निकाल रहा है? टीचर के पास जाओगे, पढ़ाएगा ही नहीं, ले लो एडमिशन, क्या करेगा? पढ़ाएगा ही नहीं, बस ख्वाब दिखाएगा आपको मेरे जैसा। तो क्या है, लोगों ने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद लोग नैतिक हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करने से नैतिक लोग हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो नैतिक बन जाए। तो इट वॉज इमेजिन आफ्टर एजुकेशन पीपल विल बी ethical, but it was seen after studying so much people are still corrupted and doing mal practices। जो जितना पढ़ा लिखा है, अधिकतर लोगों के बारे में सत्य नहीं है, सभी अनपढ़ अनैतिक नहीं होते और सभी पढ़े लिखे अनैतिक नहीं होते, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अनैतिकल काम करते हैं। तो फिर एक बात उठी कि भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जो आदमी को ठीक करे। क्या करे? आदमी को पता ही नहीं कि ठीक क्या होता है और गलत क्या होता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड, और मुझे क्या करना चाहिए। भाई जब मेरे मम्मी पापा पंजाबी गाने देख रहे हैं, अश्लील फिल्में देख रहे हैं, तो बच्चे ने देख लिया तो क्या जुल्म किया है? जब बाप के रूप में तुम पड़ोसन को छेड़ते हो, और फिर जब तुम्हारी लड़की छेड़ी जा रही है या लड़का छेड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रही है? प्रॉब्लम। हम लोग दो मानसिकता लिए बैठे हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, हिप्पोक्रेट है हम, दोहरी मानसिकता। बाहर लड़की दिख जाए तो छेड़ने के लिए तैयार, लेकिन अपनी बहन को प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार। ऐसा एथिक्स बनाकर बैठे हैं लोग। तो फिर ऐसी बात हुई कि आदमी को मानव बनाया जाए, तो एक विषय आया एथिक्स। बहुत हमेशा से ही ये था, पहले हमारे माँ बाप घर में सिखाते थे, फिर गुरु के आश्रम जाते थे, वो सिखाते थे, है ना, फिर समाज में जाते थे, गुरुओं के पास, वो सिखाते थे कि बेटा पराई स्त्री को देख लिया आंख फूट जाएंगी, कीड़े पड़ेंगे, मां कढ़ाई में तला जाएगा। और अगर दूसरे की पराई मिट्टी, पराई धन को मिट्टी के समान मान,
अगर खा लिया ना उस पैसे को, तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, एक का क्या नहीं होगा, हाथ नहीं होगा या मुंह नहीं होगा, सुसरे पागल होगा आधा वो। ऐसी कथाएं धर्म हमको, हमारा गुरुजन हमको सिखाया करते थे, बताया जाता है, आज भी बताया जाता है। धर्म में बहुत सारा एथिक्स है। तो बात ये हुई कि लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन लोग नैतिक नहीं बन पाए। तो हर जगह एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा कि भाई लोगों को मन में, रजनीश जी कुछ विचार तो डालो। क्या डालो? जब किसी को, जैसे आप मैथ सिखाते हो तो 2 दूनी 4 आ गया, यस या नो? आपने सिखा दिया कि भाई HO2 करके वाटर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो वाटर बन जाएगा, ब्लड टेस्ट ऐसे होता है, ऐसे एथिक्स सिखा के तो देखो। तो हर एक जगह कौन सा विषय इंट्रोड्यूस हुआ? एथिक्स। डॉक्टर्स के लिए भी एथिक्स होता है, जिसको मेडिकल एथिक्स कहते हैं। इंजीनियरों के लिए भी एथिक्स होता है। इन्वायरमेंट के लिए भी एथिक्स होता है। बिजनेस करने का भी क्या होता है? एथिक्स होता है, कि व्यापार कैसे किया जाता है। पब्लिक लाइफ में कैसे रहा जाता है, इसका भी एथिक्स होता है। प्राइवेट लाइफ में कैसा रहा जाए, इसका भी एथिक्स होता है। और हर एक चीज में, हर एक जगह कुछ स्पेसिफिक और कुछ बातें चालू हो गई। और IAS लोग बहुत करप्टेड बनने लगे। लाल फीताशाही बहुत थी, करप्शन बहुत था। अपने आप को, आम आदमी को क्या समझते थे? जब IAS बन जाता है तो आम आदमी को कुछ समझता ही नहीं है, अंतर आ जाता है। अपने आप को क्या, मैंने बेस्ट एग्जाम निकाला है, ठट्टे पूछ निकाला है तूने, कुछ नहीं निकाला, बस कुछ लिखा है और एक OMR शीटी की है। देश सेवा का भाव अभी भी नहीं आया। 5,000 IAS है हिंदुस्तान में, कितनों को जानते हो? 10, मुश्किल से 10 नाम नहीं निकाल पाओगे। 10 साल नाम निकालने के लिए भी 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। एग्जाम तो निकाल लिया, लेकिन एग्जाम निकालना क्यों था, क्या करना था एग्जाम निकाल के, ये पता ही नहीं। तो विषय आया एथिक्स का। किसके अंदर? IAS के बच्चे को ही एथिक्स पढ़ाना चालू कर लो और कुछ पेपर वेपर लेके देखो, कुछ तो समझ में आएगा। जब गुरुजी कहेंगे पराई स्त्री को माता के समान मानो, कान में बात जाएगी तो कुछ कुछ होता है। यस, ऐसे एथिक्स का विषय इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस माँ बाप जो घर में बात कहते हैं, वही बात कुछ फिलोसफरों ने कही है, और वही बात मैं बीच बीच में आपको सिखाता पढ़ाता रहूंगा। ठीक है? फिर आप देखना, कोई भी सवाल आए एथिक्स का, आप लिख दोगे। इस साल भी लिख दोगे, अगले साल भी लिख दोगे, और उससे अगले साल भी लिखोगे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्चुअल। क्या? उसके नट बोल्ड ही ढीले कर दूंगा सब्जेक्ट को। मतलब ब्रेक ब्रेक पे ज्यादा ध्यान नहीं, पूरा ही तोड़ दूंगा। फिर कोई भी सवाल आए आप बना लोगे, और उसके लिए हम नोट्स देंगे। अब परिभाषा की तरफ चलो इसकी कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? क्या एक आदमी का आजादी के नाम पर न्यूड फोटोग्राफ कराना सही है या गलत? अच्छा सवाल है। इस भाई की फोटो देख के याद आया, अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा। क्या बात है, बताओ भाई। आप सबसे भाई मेंस देकर आए हो, बताओ आप। फिर बोलूं सवाल? अभी बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। ये इतना महंगा सौदा इसीलिए तो खरीदा था, नहीं तो काम तो। हाँ जी, आइए मेरे जिगर के टुकड़ों। करंट का मुद्दा उठाते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा ये। पर एथिक्स सिखाना है आपको, है ना? और इस दुनिया में 2 ही चीज चल रही हैं, जब सुबह से शाम तक, एक पैसा, एक अश्लीलता। तो एथिक्स में टॉपिक कौन सा चलेगा? तीसरा कोई चलाने के लिए मुंह पे कोई बात है ही
हमारा सुबह से शाम तक जीवन किस पे चल रहा है? मेरा नोट पे। आपका नोट कैसे कमाए जाएं उस पर। आपका भी कुछ ज्यादा वादा नहीं चल रहा है। आईएएस बने और फिर थोड़ा बहुत चल रहा है, चलो अच्छी बात है। तो दो ही टॉपिक हैं इस जीवन में जो अभी, मूल्यों का पतन, है ना, मूल्यों का पतन। अब बताओ क्या ये उचित है? इज इट फेयर? गौरी शंकर, हुसना। सर क्यों? कारण क्यों? क्या कारण है? कोई तर्क होना चाहिए ना भाई। आईएएस के पास क्या होना चाहिए? आप जो कोई भी बात कहेंगे उसके पीछे क्या होना चाहिए? लॉजिक। अच्छा तर्क है। गलत इम्पैक्ट जाएगा, सब लोग नंगे घूमने लगे तो ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि हम भी शूट करा लें। हाँ, मतलब यही ऐसा करेंगे तो आने वाली जनसंख्या वो क्या करेगी? बहुत बढ़िया। ये तो वो आइडियल बन के जो उनसे आने में नहीं सके अभी भी क्या क्या तर्क मारा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बताओ भाई, सुरेंद्र विश्वास। हम्म, उसना आप बोलो। सर इस पे सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट जाएगा, मींस यानी कि एक फैशन कल्चर के रूप में इसे एक्सेप्ट करेगी युवा पीढ़ी। फैशन कल्चर के रूप में इम्पैक्ट पड़ेगा। चल, अब ये कह रहे हैं तो मेरा जीवन का अधिकार है भाई, इट इज माई राइट टू लाइफ। क्या? मेरे जीवन का अधिकार। किसी लॉ ने मना नहीं किया कि न्यूड फोटोग्राफ खिंचाना गलत है। किसी कानून में ऐसा लिखा नहीं है, कानून में लिखा है तो पकड़ो मुझे। पैसे ले लिए, किसी ने पकड़ा ही नहीं, कहाँ गलत है? क्या है, जिसको नहीं देखना है मत देखो। मैं क्या घर से बुलाने गया था कि रजनीश जी वेबसाइट पर मेरी क्या खींचना, फोटो दिखाना? तुमको देखनी नहीं है तो अपनी आंखें बंद रखो और मत खोलो। तर्क सही है? इसका भी लॉजिक क्या है? परफेक्ट है, मेरे जीवन का अधिकार और मैं घर बुलाने नहीं गया कि तुम देखो। अब ये है एथिक्स, क्या सही और क्या गलत, क्यों सही और क्यों गलत। जो इस सब्जेक्ट को डील करता है उसको, उसी सब्जेक्ट को कहते हैं नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नैतिकता, है ना? समझ में आया? किसका विज्ञान है ये? नीति का विज्ञान, कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, आचरण के मानक क्या है, हाउ शुड बी माई कंडक्ट। रजनीश जी का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, रजनीश जी का चरित्र कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी माई कैरेक्टर, हाउ शुड आई बिहेव इन फ्रंट ऑफ द क्लास, इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, इन टर्म्स ऑफ माई बिजनेस। ठीक है? इस दुनिया में सही क्या होता है और गलत क्या होता है, उसके आधार क्या है, क्या क्या कब किसी को सही बोलते हैं और कब किसी को गलत बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो बायोलॉजी है वो शरीर का विज्ञान है। किसका? शरीर का। मैथमेटिक्स नंबर का विज्ञान है। हिस्ट्री इतिहास को जानने का विषय है। ज्योग्राफी दुनिया की ज्योग्राफी को जानने का विषय है। पॉलिटी राज्य और संविधान को जानने का विषय है। इट इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट एंड इट्स फंक्शन।
पर मेरे जिगर के टुकड़ों, मानव कैसे काम करेगा, मानव को क्या करना चाहिए, उसके उसके किस मापदंडों पर उसका जीवन चलना चाहिए, वो मापदंड कौन है, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, और जब वो कोई काम करे तो उसका हम क्या कर सकें, मूल्यांकन क्या कर सकें। जो इसका विज्ञान है उसी को नीति शास्त्र कहते हैं। द साइंस विच डील विद ह्यूमन कंडक्ट, which deal with human character, which set the parameter of human action, and when a person is doing action, ethics provide the basis to evaluate a person's action। तो जो इन सब मुद्दों की जांच करता है, विश्लेषण करता है, उसी को नीति शास्त्र कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई? कोई मुश्किल? बहुत आसान है परिभाषा देना। कोई मुश्किल है भाई रोहित जी? आसान है। 4-5 चीजें। ऐसा करना क्यों चाहता है, क्यों ये पैरामीटर सेट करना चाहता है? ताकि हम अपना जीवन कैसे जी सकें, बढ़िया तरीके से। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, मुझे आपसे कैसे बिहेव करना चाहिए, मेरा कर्तव्य यहां खड़े होके क्या है। इससे सबसे पहले कल्याण किसका होगा? मेरा। मेरे जीवन में मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मेरे जीवन में मैं गलत काम नहीं करूंगा, मुझे ये पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं सुखी। फिर मेरे जो एक्शन होंगे उससे कौन सुखी? परिवार सुखी, समाज सुखी, और फिर राष्ट्र सुखी। तो हर एक विषय का उद्देश्य एक ही होता है बेटा, मानवीय कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। मेरे कर्म अच्छे क्यों होने चाहिए? दारू पी के घूमा, न्यूड फेड, कोई दिक्कत वाली बात इसलिए है कि बेटा आखिरी में जाके जैसा कर्म करे गिरधारी वैसा ही फल पाता है। आदमी अगर गलत की तरफ से जाएगा, अगर आदमी क्रोध क्या है, एक अवगुण है, उसका प्रयोग करेगा तो कोयले के समान है, फेंकेगा दूसरे के ऊपर, लेकिन सबसे पहले अपनी हथेली जल जाएगी। ऐसे ही घृणा क्या है, दूसरे के बारे में सोचते हैं, अरे बड़ा उछल रहा है, एक मेंस लिख के बहुत बढ़ रहा है, जानता ही क्या है, अभी 18 साल का है, बहुत उड़ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? घृणा का प्रयोग दूसरे के लिए कर रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर कैसा भाव उत्पन्न कर रहे हो? नकारात्मक, जो आपको कहां ले जाएगा? खुद ही गड्ढे में ले जाएगा। तो हम नीति शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारा क्या हो सके? कल्याण हो सके, मैं अपना जीवन एक सही तरीके से बिता सकूं। तो किसका विज्ञान है? मेरे जीवन का, शरीर का नहीं, मानव का, मानव के कार्यों का। क्लियर? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया है। आपको एक दिन में इतनी पूरी क्लास में इतनी बात क्लियर हो जाए एक में, तो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर पहला है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा समय लगता है इसमें। नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नीति शास्त्र का सार, इट्स एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, बनता कैसे है एथिक्स, इसके निर्धारक तत्व क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, एथिक्स के आयाम, निजी और सार्वजनिक जीवन में एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। मानवीय मूल्य महान नेताओं से, टीचिंग फ्रॉम दी ग्रेट लीडर्स, प्रशासकों से हम क्या सीख सकते हैं, और फैमिली से, एजुकेशन से, सोसाइटी से कैसे एथिक्स बनता है। ये पहला चैप्टर है। कम से कम दिन लगेंगे 5 से 6। पहले चैप्टर में ही हम 30-40% एथिक्स सीखते हैं, फिर बाकी के चैप्टर बहुत हल्के हैं, ये इसी में ज्यादा जोर लगता है। अब आओ एथिक्स को देखो। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको हम देखना चालू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी विल डील विद दिस क्वेश्चन।
आइए, एक और क्वेश्चन है, क्या अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ना नैतिक है? क्यों? देश की गवर्नमेंट ने खोल रखे वृद्धाश्रम। मथुरा में चले जाओ, कई माएँ, वो देखते हो कथा, सारी कथाओं में बूढ़ी बैठी रहती हैं और हरे कृष्ण करती रहती हैं, और वो बेचारा संत पैसा मांगता है दुनिया के लिए उन माओ को खाना खिलाने के लिए। उसके बच्चे ने उसको छोड़ दिया और संत क्या कर रहा है? पैसे मांग रहा है, दान दक्षिणा मांग रहा है ताकि वो उनका भरण पोषण कर सके। वो माए वहां कहां से आई? एक माँ 5 बच्चों को पाल देती है, 5 बच्चे अपनी माँ को नहीं पाल सकते, बागबान हो जाती है फिर वो। क्या बागबान पिक्चर देखिए, देखिए अमिताभ बच्चन का, शाबाश। ये नैतिक है कि नहीं? ये देखो, इस बंदे ने 12 लाख की नौकरी छोड़ दी थी किसान बिल के धरने पर, यूपी का बंदा है, 12 लाख की नौकरी छोड़ दी थी। एक और सवाल, एक आदमी का क्या 3 शादी करना नैतिक है? क्यों नैतिक नहीं है? भारत का संविधान क्या कह रहा है? एक टाइम में एक होनी चाहिए। क्या है, समझ में आया? पहले मेरे को सुनूंगा मैं आपको, कि एक टाइम में एक होनी चाहिए, एक को डिवोर्स दे दे, और मुसलमान है तो डिवोर्स देने की भी जरूरत नहीं है, एक टाइम में 2 भी हो सकती हैं, अलाउ करते हैं। अब वो अलाउ कर रहा है, आप क्यों अनैतिक कह रहे हो भाई? क्या पैरामीटर है आपके पास अनैतिक कहने का कि ये 3 शादी करना अनैतिक है? क्या है? अनैतिक है? आप क्या मानते हो, नैतिक है अनैतिक है? क्यों? औरों को प्यार नहीं मिलेगा? आपका क्या कहना है रुबीना? अनैतिक क्यों? पत्नी पे क्या आ जाता है? कंडीशन है सब में क्या है? कब 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 शादी नैतिक है और कब अनैतिक, इसमें भी क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? कंडीशन है, हमेशा अनैतिक नहीं है, हमेशा नैतिक नहीं है, कंडीशन के साथ। टीना डाबी ने जो अभी शादी की वो नैतिक है या अनैतिक है? सेकंड मैरिज ऑफ टीना डाबी, जानते हो? इट इज एथिकल और अनएथिकल? बोला हु आर यू टू टेल माई वेडिंग इट इज एथिकल और अनएथिकल? वो मुझसे क्या कर सकती है? ये सवाल पूछ सकती है कि तुम हो कौन भाई, मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहे हो? ये भी कर सकते हैं। पर अगर ये सब सोचने लगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या? 2 घंटे क्या करना पड़ेगा? मैं चुप और आप चुप, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। खैर, नैतिकता और अनैतिकता के बहुत सारे डायमेंशन है विद कंडीशन। अब टीना डाबी की शादी को उचित क्यों माना जाएगा? पहले बच्चा नहीं है, पहली से वो कुछ नहीं थी, उसके जीवन में कोई दूसरा आदमी आ रहा है जो ये दावा कर रहा है कि मैं बेहतर रखूंगा, तो तर्क आ गए, तर्क सॉलिड आ गए। और आपने उसी दूसरी शादी को क्या मान लिया? नैतिक है जी, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन इधर आप क्या कह रहे हो? तो नैतिकता भी कुछ कंडीशंस पर डिफाइंड होती है, याद रखना। अनुशासन करना, बच्चे को पीटना
अनैतिक है। लेकिन बच्चा गलती कर कर आए, प्यार से ना माने, बार बार गलती करता रहे और ऐसा लगे कि भय का दंड दिखा के ये सुधर सकता है। कितनी कंडीशन बताई? 4। तब धुन दो। तब क्या है? समझ में आया? तो नैतिकता अनैतिकता भी कई टर्म्स पर डिफाइन करती है। क्लियर? वेरी गुड। आओ भाई, तो अब आपको परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा देख लो। एथिक्स क्या है? हमारे आचरण के नॉर्म सेट करता है। ये बात सही समझ में आई? क्या करता है? हमारा आचरण कैसा होना, क्लास में बैठ के सोना अनैतिक है, यस, सेट किया स्टैंडर्ड। क्लास के अंदर मोबाइल में यूट्यूब देखना अनैतिक है। क्या है? अनैतिक है। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। जब तक आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर किसी के मोबाइल में कुछ चलना नहीं चाहिए, नहीं तो भगा दूंगा। आप क्या कर रहे हो? अनैतिकता फैलाने की कोशिश। चलो, तो मापदंडों का मुझे चरित्र, मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, और वो आधार बताता है जिसके आधार पर क्या ह्यूमन एक्शंस का इवैल्यूएशन किया जाता है। आधार भी सेट करता है। इट पोर्ट्रे दी स्टैंडर्ड्स। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? इट पोर्ट्रेड दी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्डों को भी सेट करता है। नीति शास्त्र क्या है? अब एक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। what is the role of the ethics in the society? Explain with example. What is the role of the ethics? Explain with example. Explain with example. हमारे समाज में नैतिकता की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना? इसमें पानी लिया बेटा। What is the role of the ethics? Explain with the examples. हाँ, तो अभी आपने देखा कि पूजा संगल अगर भ्रष्टाचार करे तो उसको, भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसको क्या माना जाएगा? अनैतिक। क्यों माना जा रहा है भ्रष्टाचार करना अनैतिक? और वो सही से काम करे तो उसको क्या माना जा रहा है? तो कौन किस आधार पर? जो आधार बताता है उसको क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। कि भ्रष्टाचार करना गलत क्यों है, कोई आधार भी तो होना चाहिए कि भाई किडनी निकालना गलत क्यों है, सब स्टैंडर्ड टीचिंग करना गलत क्यों है, और मुखर्जी नगर में आए हो और सही से नहीं पढ़ रहे हो तो यह गलत क्यों है? सबका आधार बताता है। मानव का विज्ञान है, आपके हर एक एक्शन की जांच कर सकता है। मेरे हर एक एक्शन की क्या कर सकता है? जांच। पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री। ये भाई साहब कौन है? इनसे मिल लो, इसी गली चले जाना, इधर नहीं जाना है। मोस्ट 10 करप्टेड IAS ऑफिसर जिन पर सबसे बड़ा करप्शन का आरोप लगा। अब देख लो, ये नोट्स में मिलेगा आपको। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करती है। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी विच डील विद द मोरल प्रिंसिपल। इसीलिए इसको मोरल फिलॉसफी या नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। पहले जो सीसेट है वो भी दर्शन में ही पढ़ा जाता था, साइकोलॉजी है वो भी दर्शन में ही पढ़ी जाती थी। पहले एक ही विषय होता था, कौन? दर्शन शास्त्र। उसी से बायोलॉजी निकला है, उसी से सीसेट निकला है, उसी से एथिक्स भी निकला है। फिलॉसफी बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। जितने भी
महान लोग हुए सब फिलोसफर थे। रजनीश जी के अंदर भी कुछ कुछ गुण, पूरे नहीं, कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं फिलोसफर के, कुछ कुछ। ज्यादा प्रभाव बिजनेस का नजर आ रहा है, पर कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। ये फिलोसफर जो जितने भी इन्वेंटर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो इसमें अच्छे होते हैं, फिलोसफी में। दर्शन शास्त्र, दर्शन का मतलब देखना। किसको देखना? भूत को देखना, वर्तमान को देखना और भविष्य को देखना। वो फिलोसफर होते हैं जो आने वाले आगे की 50 साल में क्या होने वाला है, इंडिया में 2 साल में क्या होने वाला है वो बता दे, वो होता है फिलोसफर। उसको आगे का ज्ञान होता है, वो इतना चिंतन मनन रिसर्च करता है कि कंटम्पलेशन करता है कि उसको क्या होना चाहिए, उसका ज्ञान जिसको होता है। वो फिलॉसफी में पढ़ोगे, कभी और पढ़ाऊंगा आपको। देखो ऐसे ही कोई विषय नहीं पढ़ाता, पढ़ाता वही विषय हूं जो पूरा आता है। जो पूरा नहीं आता उसको मैं पढ़ाता नहीं, उसके लिए और टीचर। जो पढ़ाता हूं वो ऐसा कोई कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, 2 4। एथिक्स इज, यह बताता है मानव आचरण का कब सही है और कब गलत है। यह उचित और अनुचित बताता है, कब सही है हमारे एक्शन और कब गलत हैं। ये स्टैंडर्ड सेट करता है और उसी के आधार पर हमारे एक्शंस की जांच करता है। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम ये सुलझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्शंस जो हैं वो सही हैं या जो हमारे कर्म हैं वो सही हैं या गलत है। क्या ये बात समझ में आ रही है गोविंद जी? हो, आपको समझ में आती है बेटा? गौरी शंकर, हुसना, सुरेंद्र सीवस। यस सर। गौरी शंकर साहब, सुरेंद्र साहब। तो हमारे एक्शंस को ये बताता है अच्छा बुरा क्या होता है, सही गलत क्या होता है, न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इसके बारे में जो बताए वो नीति शास्त्र। अच्छा बुरा, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड सेट करता है, हाउ शुड वी बिहेव। हमारे कौन से कर्म क्या कहे जाएंगे, नैतिक, और कौन से कर्म अनैतिक कहे जाएंगे, इसके बारे में कौन बताता है? एथिक्स बताता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, यह हर किसी का प्रश्न है। आईएएस भी अपने आप से जाके क्या पूछता है, मेरा एक्शन जो मैं काम कर रहा हूं वो कैसा होना चाहिए, पूछता है ना। मैं भी पूछता हूं कि टीचर का आचरण कैसा होना चाहिए, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, एक पुत्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में अपनी माता के लिए मेरा कर्म क्या होना चाहिए। ये उन प्रश्न हमारे आचरण के सिद्धांत बताता है, कसौटी बताता है। इसीलिए इनकी कसौटी क्या है, इसीलिए इसको एथिक्स कहा जाता है। हर एक फील्ड में इसका बहुत बड़ा रोल है। एथिक्स को हमेशा क्या रखो, याद रखो। देखते हो किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, कहीं पर भी जो ढंग के लोग होंगे वो 2 मिनट पॉज लेते हैं। डॉक्टर को जाओगे तो देखोगे आते ही वो पहले पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, पहले भगवान को देखेगा या अपना कुछ किताब को देखेगा या कुछ उसने हिप्पोक्रेटिक ओथ बना रखी होगी उसको, ओथ को देखेगा एक बार, फिर 2 4 जो अच्छा होगा, जो बिजनेसमैन होगा तो आने दे मुर्गों को, क्या आने दे, फीस ले रखी है इनसे। लेकिन जो बड़े ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज वो क्या करती हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी का एक ही एक्शन, पहले 5 मिनट आके 2 मिनट आके अपने एथिक्स को याद करती हैं कि भाई अब मैं इस गद्दी पर बैठा हूं। संतों को भी देखोगे,
संत आते ही लेक्चर कोई नहीं देगा, पहले 2-4 मिनट कुछ उल जलूल करेगा, भगवान को याद करेगा या कुछ नित्य कर्म करेगा, फिर उसके बाद बोलना चालू करेगा। क्योंकि वहां उस टाइम क्या कर रहा है, वो अपने को उस रूप में ढालने की कोशिश कर रहा है कि अब, क्योंकि वो किसी का बच्चा भी है, वहां उसका रूप दूसरा है, किसी का पति है, वहां उसका रूप दूसरा है। लेकिन जब वो अपने प्रोफेशन में आके खड़ा हुआ है तो उसके क्या नीति नियम है, आचरण है, उनको उसको पहले क्या करेगा, वो इम्बाइब करेगा, क्या करेगा, अपने अंदर धारण करेगा, समझेगा, और उसके बाद काम करेगा। क्या बात है, ज्यादा ही गहराई में चले गए गुरुजी, इतनी गहराई की जरूरत नहीं, हमें तो आईएएस तक बता दो बस, इतने से काम चल जाए। अब हम तो पढ़ाते इसलिए कि लोग एथिकल बने, आईएएस बने या ना बने, पर क्या बने, एथिकल बने, अपने जीवन का उद्देश्य ही है। चलो आओ, लोक प्रशासन में इसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि आईएएस बहुत सारे काम करता है। सुबह से शाम तक 32 लाख करोड़ का बजट किसके हाथ में है, आईएएस के हाथ में। SC ST का वेलफेयर करना है, वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी का वेलफेयर करना है, भूखे नंगों को खाना खिलाना है, पढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है। एक लोक प्रशासक को क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर तो एक किडनी निकालकर कितनों की जान ले रहा है, एक दूध वाला दूध पिलाकर कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है भाई, 10 20 50 घर जिन घरों पर वो देता है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर तो 135 करोड़, कितना, 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। टीचर के ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हर एक वर्ड की क्या है, कोई सुन रहा है, कोई उससे प्रेरणा ले रहा है, कोई उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, हल्के में मत लेना। हाँ, टीचर के ही गर्भ में क्या, वो विकास और प्रलय दोनों ही पलते हैं, है ना, डेवलपमेंट एंड बोथ। तो आओ भाई, ये नीति शास्त्र निकला है 21 वर्ड से, मापदंड अनुचित आचरणों की जांच करना इसका कर्म है। अब आओ, अच्छा बुरे के बारे में ये बताता है, हमारा मार्गदर्शन भी करता है, मार्गदर्शन करता है कि नहीं, मार्गदर्शन भी करता है। तो आईएएस ऑफिसर करप्शन ना करे, इसके लिए ये जरूरी है। आईएएस ऑफिसर करप्शन ना करे, इसके लिए जरूरी है। आईएएस ऑफिसर अगर नैतिक होगा तो भ्रष्टाचार करेगा, जब वो मान लेगा पराया धन किसके समान है, मिट्टी, तो फिर उठाएगा उसको, नहीं। जब तक नहीं मानेगा तब तक क्या कहेगा, तब तक कोशिश में लगा रहेगा। तो करप्शन में कमी आ जाएगी अगर एक आदमी अच्छा हो जाए, यस या नो। करप्शन कब से हो कम होगा, मोरालिटी करप्शन को कम करती है। दूसरा, शक्ति नहीं दिखेगा आईएएस, फिर क्या कहेगा, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यही गलती मैं हर बार करता हूं। तब वो अपने आप को कुछ समझेगा नहीं। एथिक्स होगी उसके अंदर, मानवता होगी, तो दूसरे को भी कैसा देखेगा, समरूप। समरूप मतलब अपने ही जैसा। तो स्प्रेडिंग इक्वालिटी, समानता फैलाएगा, खुद ही जातिवाद में नहीं लगा रहेगा कि देखो मैं इस जाति का हूं, मुझे भला किसका करना है, एक पार्टी के रूप में नहीं लगेगा। समझ में आता है। पार्टी में आप कब तक हैं, जब तक आप आईएएस नहीं है। जिस दिन आप आईएएस हो गए, आप पार्टियों से ऊपर हैं। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, हाँ वोट डालने आप जाएंगे और जिसको आप पसंद करते हैं उसके लिए वोट भी डाल सकते हैं एज अ नागरिक, लेकिन आप किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे। फिर उनको सिखाता है कैसे काम करना है। फिर उन जो लोग क्या हैं, अगर एक आदमी नैतिक होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, व्हेन अ पर्सन इज एथिकल, वो क्या करेगा,
वो जिनको विशेष मदद की जरूरत है उनको विशेष मदद देगा। जो आदमी नैतिक नहीं है, देख रहा है मेट्रो में खड़ा हुआ है, देख रहा है एक आदमी एक बच्चे को लेके खड़ी हुई है, उसको लग रहा है यार इसको सीट की जरूरत है? अब देख रहा है कि यार मैं भी थका हुआ हूं, क्या करेगा? सर नीचे करके, थोड़ा सा सर नीचे करेगा और चुपचाप आंख बंद करेगा और क्या कर लेगा? देगा नहीं उसको सीट, देगा नहीं, थोड़ा सर झुक जाएगा। याद रखना, अपने आप ही थोड़ा सर झुक जाएगा। किसी ने उसको कहा नहीं तो इसको सीट दे दे, तू आप अपनी वैलिड सीट पर बैठे हो। वो लेडीज के लिए सीट नहीं है, बच्चे के लिए सीट नहीं है, विकलांग के लिए सीट नहीं है, आपकी सीट है। आपका उस पर लेजिटिमेट राइट है, भाई टिकट लिया है आपने, लेकिन फिर भी आपका सर थोड़ा सा अपने आप ही झुक जाएगा। क्यों? आपके अंदर वाला क्या कह रहा है? अंदर वाला क्या कह रहा है? मुझे, मेरे से ज्यादा जरूरत, किसी ने नहीं कहा, उस औरत ने भी नहीं कहा, पड़ोसी ने भी नहीं कहा, लेकिन आपके अंदर की आत्मा क्या है रही? देख रहे हो, एथिक्स ऐसा है, यहां पर किसी को कुछ समझाने बुझाने की जरूरत नहीं होती। अपने आप अंदर, अपने अंदर से ही व्यक्ति क्या होता रहता है? गाइड होता रहता है। खुद ही पता लग जाता है कि मैं क्या, कब गलत कर रहा हूं और कब सही कर रहा हूं। इतना तकड़ा विषय है। तो अगर आप एथिकल होंगे तो फिर भाई बच्चों का ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रंस का ध्यान रखेंगे, फिजिकल हैंडीकैप का ध्यान रखेंगे। मैंने आज ही देखा, एक जगह भूकंप दिखा रहे थे कहीं कोरिया में या जापान में, तो जैसे ही भूकंप आया, सुनो, सब लोग भागने लगे। अब वो फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, मुझे पता नहीं। तो एक आदमी एथिकल था, तो एक बंदा था जो जिसकी टांगे काम नहीं करती थी, तो सब लोग तो भाग गए, वो उसको कंधे पे अपने पीछे लेके नीचे उतर रहा था। कैसा आदमी था वो? उसकी भी जान को क्या था, वो भी और लोगों की तरह, सब लोग भाग गए, कोई नहीं बचा, अकेला बच्चा था। पर कैसा आदमी है? नैतिक। उसकी जान को भी पूरा खतरा है, स्पीड भी ध्रो है, फिर भी उसने क्या क्या रखी उस व्यक्ति के प्रति? सहानुभूति, कि मैं मर गया कोई बात नहीं, पर इसका बचना जरूर। देख लो, भाग जाता कुछ नहीं होता, कहता जिंदगी अपनी बचाऊं कि दूसरे को बचाऊं, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने क्या कहा? कहा गलत है, एक आदमी को छोड़ के भागना गलत है। और वो भी कब? जब एक आदमी अपनी मदद खुद ना कर सकता। तो आप आतंकवाद का मुकदमा कर पाएंगे? कभी आईएस के रूप में दो संप्रदाय लड़ गए, चरमपंथ बढ़ रहा है, तो आप सिखाएंगे भाई मानवता बड़ी है, धर्म बड़ा नहीं है। मानवता, धर्म को भी कौन से तराजू में तोला जाना चाहिए? अब ये बात समझ पा रहे हो कि रिलीजन इज बिगर देन ह्यूमैनिटी इज बिगर, ह्यूमैनिटी इज बिगर। धर्म वहीं तक, जब तक वो मानवता के आचरण में, मानव के जीवन के पे खतरा ना आए, और जैसे ही खतरा आने लगे उस धर्म को क्या करो? वहीं छोड़ दो। उतनी ही बात मानो धर्म की जो मानवता को आगे बढ़ाए, जो फूट डाले, भेदभाव करे, उसको ऐसे धर्म को, गांधी ने कहा था, ऐसे धर्म को मानने की जरूरत नहीं है जो इंसान को इंसान से लड़वाता है। उतना ही मानो जो भाईचारा बढ़ाए, तो ये फायदा होगा, अपना विकास। सारी लड़ाई किसकी है भाई? एथिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? आप जितना एथिक्स अच्छा जानते होंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली उतनी ज्यादा आएगी। बाल भी गिरेंगे नहीं, बाल भी नहीं गिरेंगे, और आपको ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, और आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। और आप सड़क पर लेट जाओगे ना, सड़क पर, वहां भी ऐसा लगेगा 5 स्टार ताजमहल में सोया हुआ हूं।
क्योंकि एथिक्स का मतलब है कि आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहिए। तब आप आडंबर में नहीं फंसेंगे कि मेरे जीवन की क्वालिटी है कि मैंने ताज के बाहर अपनी पिक लगाई, ये देखो मेरा बिल आया 25,000 का ना। ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। एथिक्स को पढ़ने का यही फायदा है। आप क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे, फिर एसी बंद कर देंगे कमरे में जब जरूरत नहीं होगी। घरेलू हिंसा अपने घर में नहीं करेंगे, अपनी बीवी का भी क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, माता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। यस, अगर आप एथिकल हैं तो फिर आप कोई गलती, जो एथिकल है उसे कोई नियम कायदे कानून समझाने की जरूरत नहीं है, और जो एथिकल नहीं है उसका कायदा कानून नियम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समझ में आया? लॉ का पालन भी कौन लोग करते हैं? जो एथिकल है, और जो एथिकल नहीं है वो लॉ का भी पालन, बत्ती पार, जल्दी, अरे 5 सेकंड रह गए निकाल दे, तो सामाजिक वेलफेयर में आगे बढ़ेगा। अब आओ अगला टॉपिक पढ़ो, ये थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं है। अब अगली बात करो, यहां से बात आपकी और बनेगी, किसका विज्ञान है। अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एथिक्स है क्या, व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स क्या होता है। दुविधा, आपको जीवन में दुविधा आती है कि भाई मेरे को भी जीवन में दुविधा आती है, हर रोज आती है कि बिजनेसमैन बनूं कि टीचर बनूं। क्या? हर रोज इस दुविधा से घिरा हुआ आदमी रजनीश, क्या बनूं, टीचर बनूं कि बिजनेसमैन बनूं। 3 साल से बात बोल रहा हूं मैं ये। आपको भी ये दुविधा आती होगी, परिवार को देखूं कि यहाँ, हेलो, परिवार को देखूं या यहाँ पे पढ़ूं, क्योंकि दोनों कर्तव्य है ना आपके। आप भी अपने घर को त्याग कर आए हो, आप भी अपने घर का, शादी करूं कि यूपीएससी के अटेम्प्ट दूं, घर से पैसा कितना मंगवाऊं, 5 में काम चल जाता है, 6 में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, 7 में आराम से जी पाऊंगा। लेकिन पापा की शक्ल देख के चल लगता है 4.5 ही मंगाऊं तो ठीक रहेगा, इस महीने ना ही मंगाऊं तो काम चल सकता है क्या। ऐसी दुविधा होती रहती है, होती है कि नहीं? आपको नहीं होती होगी, क्योंकि आप तो खुद क्या हैं, अपने मालिक। फिर भी दुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो दुविधाओं का हल कौन निकालेगा? कौन सा विज्ञान है जो कहेगा अगर तेरे को दुविधा आती है तो ये कर? एथिक्स। जब भी दुविधा में पड़े हो तो आपकी मदद कौन करेगा? नीति शास्त्र। दुविधा में जो आप निर्णय लेंगे वही आपके जीवन का, आप कैसे निर्णय लेते हैं वही आप अपने एथिक्स से गाइड होते हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं, आपको ये बात मालूम नहीं, जब आप बोलते हैं तो पता लग जाता है आपके किस तरह के आदमी हैं। जब आप कोई भी अपने मुंह से शब्द निकालते हैं तो मुझे पता लग जाता है। भाई एथिक्स पढ़ाता हूँ, कोई हल्का मुल्का समझ रहे हो क्या? 2 लाइन 5 मिनट मुझसे बात करोगे तो मैं बता दूंगा आप कहाँ तक हो, कितनी गहराई आपके अंदर है। तो क्योंकि हम जो अपने मुंह से वर्ड निकालते हैं वो हमारे अंदर के एथिक्स से ही गाइड होकर आते हैं, कहीं ना कहीं से गाइड होते हैं वर्ड, वो आगे देखेंगे। एक्शन भी कहीं ना कहीं से गाइड होते हैं, हर एक चीज कहीं ना कहीं से गाइड होती है। अब श्री कृष्ण को सुनो, गीता सार का टाइम चालू हो गया। किसका टाइम? गीता सार सुनो थोड़ी देर। अति श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, है परमार्थ की। तो अर्जुन को दुविधा हो रही है, क्या हो रही है अर्जुन को? अब अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एथिक्स क्या होता है। बहुत सारी परिभाषा सिखाई,
आखिरी परिभाषा रह गई है। किसका विज्ञान है? दुविधाओं को हल करने का विज्ञान। जब आपको जीवन में कोई भी दुविधा आए तो आपकी मदद कौन करेगा? एथिक्स, है ना। दुविधाओं में मुझे कैसा निर्णय लेना, कौन मदद करेगा? देखो इस उदाहरण से समझो क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखो। अर्जुन को दुविधा हो रही है। क्या दुविधा है? अर्जुन को दो दुविधा है। अर्जुन कह रहा है दुविधा में सही निर्णय कैसे ले। सर, अर्जुन को दुविधा है, रणवीर को तो कोई दुविधा नहीं, ये तो मजे में है। इसको दुविधा है कि जी मेरे पास दो चीजें मुझे समझ में आ रही। एक तरफ है मेरा इंद्रप्रस्थ। कौन सा? इंद्रप्रस्थ तो जानते हो, क्या था बेटा इंद्रप्रस्थ, जरा बताना। इंद्रप्रस्थ क्या है? सही बोल रहे एकदम, कौरव भी भाई है। इंद्रप्रस्थ क्या है? इंद्रप्रस्थ वो जगह है जो उनकी अपनी जगह थी, जो उनका घर था। वो क्या था? अपना घर, वो भी उन्होंने खुद ही बनाया था। उसको धोखे से छीन लिया है, धोखे से। किसमें? जुए में। चौसर। दूसरी तरफ इसको भी देखते हैं बेटा। एक महीना बहुत अच्छा गुजरेगा रजनीश जी का। क्या बीतेगा? एक महीना जब तक एथिक्स चलेगा तो मेरे जीवन में बहुत आनंद रहेगा। अच्छा विषय है ये। तो फिर कहीं और चालू हो जाएगा है। हाँ, इसमें ये कहां से लगा? सर 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। है 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अरे मतलब जो भी लगे, 1 महीना लगे, 1.25 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे। हाँ, ये सीन मुझे अच्छा लगा। एक तरफ ये है, ये मिली है फोटो। हम लोगों ने तो यही महाभारत देखी है भाई, आपने कौन सी देखी है पता नहीं। तो द्रौपदी का चीर है ना, क्लासिकल एग्जाम। तो एक तरफ कह रहा है कि मेरा इंद्रप्रस्थ है जो मेरा है, जिस पर मेरा लेजिटिमेट राइट है। लेजिटिमेट राइट समझते हो? वैध अधिकार, मतलब मैंने कोई अन्याय से इसको नहीं बनाया है, गलत काम करके, धोखाधड़ी कर, जो मेरा धर्म से मैंने बनाया है। और मेरी बीवी का क्या हुआ है? अपमान हुआ। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है कौरव। कौरव जो हमारे साथ पैदा हुए, हमारे साथ पढ़े, हमारे लिए लिखे, मेरे परिवार का सदस्य। क्या है? परिवार का सदस्य। इनके साथ हम खेलेंगे। दूसरी तरफ कौन है? 12 लाख की सेना। क्या? 12 लाख की सेना। 12 अक्षुणी सेना, 11 11 तो 11 अक्षुणी लगा लो भाई। तो ये मुझे क्या करूं मैं? क्या पूछता है कि मैं क्या करूं? एक तरफ इंद्रप्रस्थ है, मेरे भाई हैं। दूसरी तरफ मेरी पत्नी का सम्मान है और मेरे भाई हैं। एक का चुनाव करना है, डिग्निटी ऑफ माई वाइफ, व्हाट शुड आई डू? क्या करूं? किससे पूछता है? श्री कृष्ण से जाकर, कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी वाइफ एक है,
कितने का अपमान हुआ है? एक का। घर कितनों का लुट रहा है? 5 का। 6 लोग हुए। कौरव मेरे भाई कितने? 100। और उनको छोड़ दो, ये जो 12 लाख लोग मरेंगे, इनकी पत्नियां, इनके परिवार। भाई एक द्रौपदी बड़ी है कि 12 लाख लोग बड़े हैं? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ना, बहुत तकड़ा सवाल है कि भाई तू एक अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, तू एक अपनी पत्नी के सम्मान के लिए क्या 12 लाख लोगों को मरवाएगा? 11 लाख। भाई 11 हो या 12 हो, इस त्रुटि को माफ करना। क्या सबको मरवाएगा? क्या मरवाया जाना चाहिए? बोला मेरे हाथ कांप रहे हैं कृष्ण जी। क्या कर रहे हैं? हाथ कांप रहे हैं। क्या करूं? मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे भाई हैं, मेरे साथ खेले हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ता। मैं युद्ध क्यों लड़ूं? इनका नंबर ज्यादा है, ज्यादा लोग मरेंगे। मेरा एक घर एक बीवी, क्यों ना मैं युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपना लूं, त्याग दूं अपना घर, और अपनी बीवी को क्या कर लूं? मना लूं। युद्ध करने का मेरा मन नहीं हो रहा। अच्छा सवाल करता है। अब श्री कृष्ण क्या इसको नीति शास्त्र पढ़ाते हैं? भगवान है भाई, भगवान माना जाता है ना। इसी से भारत का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने महाभारत और रामायण ना देखी हो। हमारे जीवन में हमारा बहुत बड़ा जीवन रामायण और महाभारत के चरित्रों से चल रहा है। इसकी नैतिकता के हम उदाहरण देके अपने परिवार, अपने समाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों, इसका नीति शास्त्र सुनो क्या आधार देता है। बात को काटेगा, इसने अपनी बात बताई, क्या आधार बताता है? ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या बोलता है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये बता कि यहां पर क्या केवल एक द्रौपदी की बात हो रही है? क्या खाली तेरी एक औरत की बात हो रही है क्या? बता। ये नीति शास्त्र समझा रहे हैं इसको, इसी के तर्कों से इसको बात बनेंगे कि यहां द्रौपदी की बात है क्या? बोला नहीं, यहां बात है हर एक इस पृथ्वी पर रहने वाली नारी की, उसके सम्मान की। किसने बोला तेरे को हे अर्जुन कि तेरी औरत की बात हो रही है? तेरी औरत की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पूरी महिला जाति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर आज तू यहां से रण छोड़कर भाग गया तो कल को हर रोज एक दुर्योधन खड़ा होगा और चीर उतारने के लिए तैयार हो जाएगा दुशासन, और उसका पति, उसका समाज क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, लोग मरेंगे, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। तो किसने बोला कि एक स्त्री के स्वाभिमान की बात है या करें? बोला पूरी महिला जाति के सम्मान की बात है। पहला तर्क काट दिया कि तेरी बीवी की बात नहीं है। और अगर तू ऐसे तर्क देगा तो फिर मानव समाज इसी को क्या बना लेगा? आधार बना लेगा। और फिर दूसरा तर्क देखो, दूसरा तर्क देखो, बोला कि अगर अच्छे लोग इस बात से डरने लगे कि हमारे द्वारा की गए कृत्य से हिंसा हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, तो फिर अच्छे और बुरे में फर्क क्या रह जाएगा? ये तेरी बीवी का प्रश्न नहीं है ना, ये प्रश्न इंद्रप्रस्थ का है। ये फर्क है सही क्या होता है और गलत क्या होता है। अगर सही के नाम पर, ये तो 11 लाख 12 लाख लोग हैं, अगर करोड़ों लोगों को भी मारना पड़े तो मार देना चाहिए।
क्योंकि ये तेरा प्रश्न नहीं है, ये मानव इतिहास का प्रश्न है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। और जो गलत के साथ खड़ा हो, जो गलत के साथ खड़ा हो, ऐसे आदमी को मारने में कोई पाप नहीं है। क्या बोलता है, 12 लाख लोग अगर गलत साइड खड़े हुए हैं तो उनको मारना कोई अपराध नहीं है। किस पर? कोई धर्म का आर्गुमेंट नहीं दे रहा है कि सब मुझ में ही मृत्यु समा जाती है, मुझसे ही सब निकलते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं। मैं ये आर्गुमेंट भी उन्होंने दिए हैं, जिसको स्पिरिचुअल आर्गुमेंट कहते हैं या फिर ईश्वरीय आर्गुमेंट कहते हैं। मैं आपको कौन से आर्गुमेंट दे रहा हूं? एथिक्स के आर्गुमेंट। किसके आर्गुमेंट? नीति शास्त्र। बोला नंबर वंबर कुछ नहीं, नंबर वंबर कुछ नहीं है। तू बस ये सोच कि तेरा कर्तव्य क्या है, स्त्री सम्मान की रक्षा करना और जो तेरा वैध अधिकार है उसको लेना। अगर तेरा कर्तव्य यह है कि जो तेरा है, जो तूने लेजिटिमेट रूप से बनाया है, उसके आड़े कोई भी आता है, उसके आड़े कोई भी आता है तो वो क्या है? गलत। और गलत का तिरस्कार करना कभी गलत नहीं होता। तो यहां हम नंबर नहीं देखेंगे कि कितने लोग हैं। मेरा भाई ही बुरा कर देगा, मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा, क्या कहूंगा? भाई है मेरा, मैं पकड़ूंगा नहीं, बस सबसे पहले उठा के अंदर डालूंगा। क्यों? ये मेरे भाई का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है जो चोरी करेगा उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और एज अ पुलिस वाला या एज अ आईएएस ऑफिसर मेरी क्या ड्यूटी, कि क्या समझाते हैं उसको? उसका कर्तव्य समझाते हैं। और मैंने पहले भी ये कई बार बोला है आप लोगों को, हमेशा सुबह उठ के सिर्फ अपनी ड्यूटी को याद रखो। जय होगी, पराजय होगी, हार होगी, जीत होगी, फायदा होगा, नुकसान होगा, देखा जाएगा। किस पर टिके रहो? ड्यूटी पर। कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे रोज 8-10 घंटे पढ़ना है। आईएएस एक निकलता है, नहीं निकलता है, मेरा क्या होगा देखेंगे। पर जब तक मेरे अटेम्प्ट बाकी हैं, मुझे क्या करना है? मन, वचन और कर्म से क्या करना है? इसमें लगना। ठीक है? याद रखोगे? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? तो दुविधाओं का विज्ञान है भाई। अब इसको जवाब मिल गया, इसको क्या करना है? क्या करना है बेटा? शट डाउन कर। हिसार वाले भाई थोड़ा अपना कैमरा ऑफ रखो, कैमरे की जरूरत नहीं बेटा। क्या करना है? लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना। क्या बता रहा है? लाभ हानि, दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे जीवन को सोचने के। दो आधार हैं, सुन लो रुबीना, कृतिका, ध्यान से सुनो। हम हर चीज को देखते हैं कि क्या इस कर्म को करने से मेरा फायदा हो रहा है, या इसको कौन सा एथिक्स बोलते हैं? टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी परिणाम सापेक्षतावाद। किसका परिणाम कैसा होगा? क्या? परिणाम आधारित नीति शास्त्र। परिणाम में क्या सोचते हैं, अच्छा होगा या बुरा, गुड एंड बैड। इसको बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों परिणाम देखकर बात करना। हमारे एक्शंस को कौन गाइड कर रहा है? हमारे कर्मों को कौन मार्गदर्शन कर रहा है? परिणाम, है ना? वहीं बताओ, दो जगह की, दो जनों की शादी है, एक गरीब है, छोटा सा टेंट लगा है, खाने के लिए ना चाट है, ना पापड़ी, ना गोलगप्पा, सिर्फ पूरी सब्जी बनाई है। अब दूसरे यहाँ भी टेंट लगा है, उसके पड़ोस में 12,000 लोगों का खाना है, 50 तरह की डिश है। आहा, बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए गाजर के हलवे के, सेब के, आहा, रसमलाई के, पनीर के। अब आपको एक ही में जाना है, कौन सी वाली में जाओगे? है 1000 वाले तंबू।
तो आपसे पूछेगा क्यों जा रहे हो वहां 1000 वाले में, कि भाई मेरे लिए उसका परिणाम कैसा निकलेगा, मेरे शरीर के लिए उसका परिणाम अच्छा। तो आपका एक्शन किससे गाइड हुआ, आपका निर्णय किससे गाइड हुआ, परिणाम। जा आप वहां भी सकते हैं, हो सकता है वहां आपकी आत्मा को ज्यादा संतुष्टि आ जाए, उसको देख के ज्यादा संतुष्टि आ जाए, उस बंदा कहेगा देख हमारे यहाँ आया है पूरी सब्जी खाने। लेकिन आप किसका सुख देख रहे हो, शरीर का सुख, तो ये अपना दिया। समझ में आ गया। तो जो परिणाम को सोचे उसको कहते हैं परिणाम सापेक्षतावाद। परिमाण के आधार पर पढ़ोगे, पूरी की पूरी फिलॉसफी है। क्या है, हर एक एक्शन के पीछे कोई एथिक्स छुपा हुआ है, वो अभी जानते नहीं हो। थोड़े दिन 10 दिन पढ़ोगे तो खुद ही गुटर गु करने लग जाओगे, बताने लग जाओगे कि ये वाला एथिक्स इसमें लग रहा है। अगला देखो, दूसरा एथिक्स जो सिर्फ ये देखता है सही क्या है और सही क्या है, और इसको बोलते हैं राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं, डीओंटोलॉजी। क्या, परिणाम निरपेक्षतावाद। परिणाम की सोच नहीं। ये क्या देखता है, ये देखता है रेड लाइट बनी है, देर हो रही है, पहुंचना है कोचिंग, लेट हो रही है, ऑफिस पहुंचना है, रेड लाइट पे कोई खड़ा हुआ नहीं है, तीनों तरफ क्या है, खाली, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। क्या स्कूटी चला दूं, कोई देख भी नहीं रहा, कुछ है भी नहीं, किसी को खतरा भी नहीं है, मुझे लेट भी हो रही नहीं। नियम क्या कहता है, सही क्या है, रेड लाइट नहीं कुदानी, लेट हो रही है होने दो, ड्यूटी छूटती है छूटने दो, मुझे किस पर खड़े रहना है, सही पर खड़े रहना। हमने बोला था ना, मैं आपको बताता हूं, बाल विवाह 16 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए या नहीं। बाप क्या है, मर रहा है, बाप मरने वाला है, कैंसर हो चुका है, 10-15 दिन में मरेगा, रिश्ता अच्छा आ गया है, अभी शादी करने वाले हैं, कह रहे हैं 3 साल बाद ले जाएंगे जब ये क्या हो जाएगी, बालिग। हाँ, लेकिन शादी करनी पड़ेगी हफ्ते के अंदर। आप आईएएस हैं, आप क्या करेंगे, परिणाम बहुत अच्छा है, लड़की का घर बच जाएगा, बाप को संतुष्टि आ जाएगी, मेरे मरने से पहले घर बस गया, घर बस गया, और वो कह रहे हैं कि 3 साल बाद ले जाएंगे। बाल विवाह भी हो रहा है लेकिन संबंध स्थापित नहीं होंगे। इट इज गुड, परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है सभी के लिए। लेकिन आईएएस की ड्यूटी क्या कहती है, आईएएस की ड्यूटी कहती है बाल विवाह अपराध है। अरे अमीर लोग कोई ना बाल विवाह कराते हैं, वो कैसा विवाह कराते हैं, बुद्धि विवाह। कौन सा विवाह। मजाक कर रहा हूं, कोई अन्यथा ना ले, मतलब उनके यहाँ बहुत लेट मैरिज का कल्चर है, अर्ली में तो गरीबी कराएगा, और गरीब में भी कौन कराता है, अनपढ़ नहीं, जो ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है जिसके पास कोई और चारा नहीं है। कोई बाल विवाह नहीं करना चाहता, अगर 100 रुपए की भी इनकम है तो कहता है पहले कॉलेज कराऊंगा घर में बैठा के, तब 21 के में कराऊंगा, गरीब भी कराना नहीं चाहता। लेकिन परिस्थितियां इतनी विषम बन जाती हैं, लड़की भागने वाली है, भाग गई, पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है, 7 दिन में आई है, कह रही है काटूंगी। हाँ, और लड़का क्या कह, वो बाप क्या कर रहा है, बाप के पास इनकम नहीं है, इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर रहा है, इज्जत बेइज्जती का क्या कर रहा है, ख्याल कर रहा है। तो रेयर ऑफ द रेस्ट में शादी होती है बेटा, ये ध्यान रखना। ये हमारा समाज अब इतना परिपक्व हो रहा है कि 90.9% कोई बाल विवाह कराना वो रेयर कंडीशन होती है। और आपको रेयर कंडीशन को भी क्या कहा जा रहा है, आपका कर्तव्य क्या है,
रोकना। आप कहाँ खड़े होंगे बेटा? कुछ शर्तों के साथ शादी करवा देंगे कि हाँ भाई 3 साल बाद ले जाना, करवा दोगे? करवा दो भाई, इधर लो ना, सबके लिए, बच्चे के लिए भी अच्छा, उसके माँ बाप के लिए भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा, समाज के लिए क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। जय 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 जय, तेरी भी जय जय और मेरी भी जय जय। पर आप अपने आप से क्या सवाल पूछोगे? एज अ आईएएस ऑफिसर मेरी क्या ड्यूटी है? सही क्या है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चाहे उसका बाप मरे, वो मरे, कोई भी मरे। भारत का संविधान ये कहता है कि बाल विवाह। तर्क क्या कहता है कि क्या पता 3 साल बाद नहीं। एथिक्स क्या कहता है? एथिक्स कहता है क्या गारंटी कि 3 साल बाद नहीं ले जाएंगे, अगले दिन ही ले गए तो? अगले दिन ही ले गए तो क्या होगा? 1 साल में 17 साल की उम्र में पहली बार मां, 19 साल की उम्र में दूसरी बार मां, 21 साल की उम्र में तीसरी बार मां, तीसरा बच्चा मानसिक रूप से अपंग। मां की जान को खतरा। पढ़ी लिखी नहीं है, कल को घरेलू हिंसा होगी। मैच्योर भी नहीं है, अगर कुछ वहां हो गया तो आत्महत्या भी कर सकती है। और एक महिला को तुमने करने के लिए दे दिया 16 साल में, तो फिर जो शादी करेगा कहेगा ये भी मरने वाला था। और इस दुनिया में आप क्या फैला दोगे? बाल विवाह की प्रथा। कितने तर्क बताए एथिक्स के? 4। कानूनों को छोड़ो, मां के शरीर के लिए ठीक नहीं, बच्चे के लिए ठीक नहीं, कल को शिक्षित होती, कुछ अपने हाथों पे खड़ी होती, वो खत्म। आगे कैसे बच्चों को जन्म देने वाली है? कुपोषित। ये एथिक्स के तर्क है। उसके तर्क है नीति शास्त्र। जो कानून बनते हैं वो नीति शास्त्र, कोई ऐसे नीति शास्त्र के वाक्यांश, ऐसे नीति शास्त्र के वाक्यांश मेरे जिगर के टुकड़ों, जिनको एक लीगल शेप देनी पड़ती है, जिसके लिए कुछ दंड देना पड़ता है, उसी को कानून बनाया जाता है। तो लगभग सारे कानूनों का आधार क्या होता है? एथिक्स होता है। जितने भी कानून हैं, रेड लाइट पे जो कानून बना है, 18 साल का जो पर ही लाइसेंस बनेगा, इस सब का आधार क्या है? एथिक्स। अभी धीरे धीरे समझोगे। क्या ये बात समझ में आई? हेलो। तो पत्नी का सम्मान, मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया। लो एक और उदाहरण लो। हाँ हाँ। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। क्या भाई कोर्ट मैरिज करना उचित है? अच्छा सवाल है। क्या भाग के शादी करना उचित है? उचित अनुचित जो सब्जेक्ट देखता है उसका नाम क्या है? एथिक्स। बताओ। है? तर्क बताओ उसके। एक तो मतलब कि दोनों के सामंजस्य बैठ जाएगा अच्छा सा। ठीक बात है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये तय करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि क्या सही है और क्या, ये बात ध्यान रखना, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है कि मैं ये बताऊं आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा सिर्फ रोल इतना है, दोनों साइड के तर्क को आपकी तरफ प्रेजेंट करना। मेरा एज अ टीचर एथिक्स में रोल क्या है? प्रो एंड कॉन्स बताना, दोनों के तर्क क्या है। मैं ये नहीं कह रहा रणवीर ने क्या काम सही किया या गलत किया, मैं तो दोनों साइड के क्या बता रहा हूं? तर्क। मैं छोटा सा आदमी, 2 पैसे की मेरी औकात नहीं, वो इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा बंदा, मैं उसके ऊपर कैसे कमेंट कर दूं? मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। कहीं कहो रजनी जी ने, आइए देखते हैं रजनी जी ने रणवीर सिंह के साथ कहीं ऐसी कर स्प्लैश न्यूज चला दो, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या बनने लगेंगे? हाँ, थोड़े बहुत दिन में बन जाएंगे, चिंता क्यों कर रही है? बन ही जाएंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, उससे सब नीचे हैं, सारे हवाई जहाज, टेक्नोलॉजी सब नीचे।
वो हमारे पास है। चलो आओ, बोलो बेटा, बोलो, क्यों घबराते हो? हाँ बोलो। हाँ चलो बोलो, अपने तर्क बोलो, सामंजस्य से बैठ जाता है एक तर्क और। अच्छा जीवन बीतेगा। और सबसे बड़ा तर्क है, आप बता नहीं पा रहे, आपको पता है, आपको पता है, मैं आपके लिए सरल करता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है तर्कों को अपने पास रखना। आदमी लव मैरिज करता ही जब है, जब जबरदस्ती हो जाती है, उसको पता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, नहीं तो अरेंज ही नहीं करा लेता लव को। यस और नो? सबसे बड़ा तर्क कब आता है? कि प्यार है पर घर वाले मान नहीं रहे या मानेंगे नहीं, और मेरी जीवन को ऐसी जगह बांध देंगे जहां मैं बंधना नहीं चाहता। मेरी जीवन की आजादी के क्या है? खिलाफ। भाई मैं एक के साथ जीवन जीना चाहता हूं, वो कह रहे हैं इसके साथ ना जीवन जी के जिसके साथ हम कह रहे हैं मैं पशु कोई ना हो भाई, कि जिस खूंटे से बांध दिया बंध गए। मैं क्या हूं? इंसान। ये तर्क है, सबसे बड़ा तर्क। पशु नहीं, मैं क्या हूं? मनुष्य, जीवन का अधिकार। और मैं किसके साथ खड्डे में कूदूंगा, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए, मुझे पिता नहीं। ये है प्रो के तर्क। माने? हाँ हाँ, रूबीना बड़ी जोर से बोली, मानने लग गए सर। कोई बात नहीं, हाँ वो जरूरत से ज्यादा। अब आओ इसके कौन्स के तर्क देखो। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। लड़की से प्यार कितना? 3 साल, 2 साल। परिवार से कितना प्यार? 21 साल, 25 साल। पैदा हुए, अस्पताल से लाए, क्या किया? खिलाया पिलाया, पट्टी साफ की, दूध पिलाया, हॉर्लिक्स पिलाया, तेल लगाया, स्कूल के लिए तैयार किया, पैसे दिए, अपना पेट काटा, तुम्हारे पास भेजे, तुम अपना चले गए और वहीं से चले जा रहे, आगे ही निकल ली। तो 21 साल का प्यार बढ़ा या 3 साल का प्यार बढ़ा? वो आपका आर्गुमेंट तो खत्म हो गया ना, अब दूसरी साइड का आर्गुमेंट। अभी मैं उसको कंप्लीट करूंगा बेटा, आप ही को बड़ा बनाऊंगा, क्यों चिंता कर। अभी दूसरी साइड के भी सुने ना आर्गुमेंट, उनको भी आर्गुमेंट सबके सुनने पर ही आ रहे। हमको यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ आर्गुमेंटों को सुनना है, समझना है, और उसके बीच का रास्ता निकालना है। यही तो नीति शास्त्र है ना? आओ, तो फैमिली का प्यार 21 साल का, उनकी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी कुछ जीवन जीने का तमन्ना है, शादी करना चाहते हैं, अनुभव से करना चाहते हैं। अब यहाँ दुविधा आ गई। अब इसमें यह है कि नैतिकता तो ये कहती है कि भाई, कानून तो ये कहता है कि भाई एक आदमी को वहीं शादी करनी चाहिए जहां उसका मन है। नीति शास्त्र भी यही कहता है कि भाई जहां जिसको शादी करनी है करे, लेकिन जो अपने परिवार का कंसिडरेशन है उसको भी देखना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? सुनो, प्रॉब्लम ये आती है कि जब 17-18 साल का बच्चा भागता है या 21 साल का भागता है, तो ये मेंटली मैच्योरिटी का लेवल नहीं रहता। आकर्षण कौन सा है? 2 तरह के अट्रैक्शन होते हैं दुनिया में, एक इमोशनल अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन। यही गड़बड़ आती है मेरे लाल। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी मर्जी से शादी करना गलत है, कोर्ट मैरिज गलत है। मैं उससे नीचे का भी तर्क उठा रहा हूं, उससे भी नीचे।
क्योंकि एथिक्स के टीचर का काम क्या है, गहराई में जो दिखाई देता है वो देखने का विषय नहीं है, जो सुनाई देता है वो सुनने का विषय नहीं है, जहां से उसका जन्म हुआ वो जानने का विषय है, तो उसको जानो। तो आकर्षण है शारीरिक। अब भारत का कानून तो ये कह रहा है कि 18 साल की उम्र में अपने लिए डिसीजन ले सकता है, लेकिन क्या वो मेंटली रूप से उतना मैच्योर है? नहीं, भारत सरकार उसको मान रही है, तभी तो उसको बोला शादी लेने का अधिकार है। भारत सरकार ने उसको 18 साल क्यों बोला? कि वो मेंटली साउंड है। पर प्राय ऐसे देखा गया है कि लव मैरिज सक्सेसफुल का रेशो बहुत कम है, इसको तो मानोगे। अब हो सकता है भारत में ज्यादा अरेंज मैरिज हो, इसलिए लव मैरिज का सक्सेस रेट कम है। यह भी हो सकता है कि शारीरिक आकर्षण 2-4 साल बाद खत्म हो जाता है और फिर प्रैक्टिकल समस्याएं आने लग जाती हैं। पर हम नीति शास्त्र ये कहता है कि अगर इन्फॉर्म कोई डिसीजन लेता है और उसके अच्छे बुरे के लिए तैयार है, तो फिर वो अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज करना चाहे या लव मैरिज करना चाहे, सही है। माँ बाप को भी ये कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी बातों को अपने बच्चों को ऊपर थोपें। जहां वो शादी नहीं करना चाहता वहां बात को पहुंचाएं, वहां दबाएं, या जिसके साथ वो शादी करना चाह रहा है, दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरे संप्रदाय, उसको रोकें। यस, लेकिन बच्चे का भी ये कर्तव्य है कि वो जब कोई शादी करने जा रहा है ना, कुछ मनाने जा रहा है, तो इसको भी कंसिडरेशन में ले। इसको भी किस में ले? इसको भी कंसीडर दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो इसको छोड़ दे, पर केवल इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी प्रैक्टिकलिटी को ना देखते हुए एक तरफा डिसीजन ले ले, वो भी सही नहीं। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। हाँ, अगर उसी से करना है, मेंटली परिपक्व है, उसकी प्रैक्टिकल डिसीजन के लिए अच्छा होगा या बुरा उसे मानने के लिए तैयार है, तो फिर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज इज बेस्ट। और कई बार समझाने के बाद भी मान नहीं रहे, समझाने के बाद भी मान नहीं रहे, है ना, और पूछा ही नहीं और उड़ जाए चिड़िया, तब क्या है? पूरी तरीके से अनैतिक। विद कंडीशन, कोई भी चीज ना वो सही है ना वो सही है, बगैर पूछे उड़ गई या उड़ गया तो क्या हो गया? अनैतिक हो गया ना। तो एक्चुअली जो नैतिकता है बहुत खंडे की धार है। खंडे की धार समझते हो? बहुत टाइट रोप है। कब आपके एक्शन नैतिक हो जाएंगे, कब आपके एक्शन अनैतिक हो जाएंगे, इसमें बहुत बड़ी कंडीशन आती है। उन कंडीशनों को क्या करना है? ध्यान रखना। क्या बात समझ में आई? आ गई? चलो, तो इतनी बात हमने नैतिकता का उदाहरण दी। अब एक सवाल लिखो। इसको लिखो, क्या कोई वस्तु कानूनी रूप से सही और नैतिक रूप से गलत हो सकती है? बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण हैं कानूनी रूप से सही और नैतिक रूप से गलत। क्या उदाहरण है? किसी की बीवी खत्म हो जाए तो उसकी शादी कर दो। हाँ भाई, पहली बीवी के बच्चों का ध्यान ना रखकर दूसरी शादी करना लीगली क्या हो सकता है? सही, लेकिन अनैतिक हो सकता है। जैसे ना अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आना, लीगली क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल तो
जो ये अमेरिका अमेरिका जाते हैं लोग, ये अपने बच्चों के लिए इन्होंने एक ऐसे वो बना रखे हैं क्या, घर खरीदे खरीदे मिलते हैं जहां पर ओल्ड एज के लोग ही रहते हैं, सिर्फ पूरे फ्लैट्स खरीदते हैं वहां पर। सोसाइटी में वर्कर ऐसे रहते हैं वहां पर, 55-60 साल की उम्र से पहले किसी को मकान नहीं मिलता। वहां पर जो मैनेजमेंट है गार्डन से लेकर वो इस तरह का है, वो ओल्ड एज मतलब उनका ही ख्याल रखता है, पूरी फैसिलिटी है। 80-80 एक-एक करोड़ के मकान है, लोग अपने माँ बाप को वहां दिलाते हैं, सब बुढ़े रहते हैं वहाँ अपने अपने फ्लैटों में, कॉमन खाना वाना सब मिलता है, सब कुछ बढ़िया, खुद से बनाना चाहो रसोई वसोई। तो ये वैसे लीगली तो क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब बच्चा अमेरिका रह रहा है। लेकिन नैतिक रूप से माँ बाप भी यही काम करते कि भाई मुझे तो अमेरिका जाना है, ये बच्चा पैदा हो गया, इसको क्या कर दूं मैं, किसी किसी ऐसी जगह भेज दूं जहां इसका केयर हो। नैतिक मानोगे? पैसा दे रहा है वहां, पैसा दे रहा है, वर्ल्ड क्लास 3-3 आया रख रखी हैं। बड़े घरों में यही तो प्रॉब्लम आती है। बड़े घरों में क्या प्रॉब्लम आती है, लड़की को टाइम नहीं, बच्चा पैदा हो गया है, आया उसके लिए रख दी है, आया ही दूध पिलाती है, आया ही खाना खिलाती है, वही सुलाती है, बोलती है मेरी, बोलता है बच्चा ये मेरी आया माँ है। फिर वो 15-16 साल के बाद होता है तो माँ के साथ क्या करने लग जाता है, अपनी सगी माँ के साथ गलत व्यवहार, क्योंकि वो अफेक्शन जन्म, भाई अफेक्शन जन्म क्यों लेगा? आप जितना प्रेम आप मुझसे करोगे इतना कोई राह चलते हुए से कोई ना करोगे। मुझसे प्यार करोगे आप लोग, क्यों करोगे? मैंने आपके साथ क्या लगाया है, समय लगाया है, समय लगाया है ना, अपने विचारों को आपके साथ जोड़ा है, इमोशनल कनेक्ट किया। बाहर कोई टीचर मिलेगा आपको ना कुछ करोगे, कहोगे आम आदमी है दुनिया घूम रही है। तो जब ऐसा कनेक्शन बनेगा ही नहीं तो बच्चा कैसे प्यार करेगा? फिर कहेगा मुझे नहीं मिल रहा अपनी माँ से क्या। और गांव में जाओगे माँ आ गई है तो बच्चे की माँ की ही गलती सही सही बेटा क्या करेगा, बेटा झुक के उसके पास जाएगा, क्योंकि माँ उसने अपनी माँ को क्या देखा है, दूध पिलाते हुए देखा है, टॉयलेट साफ करते हुए देखा है, खाना खिलाते हुए देखा है, उसके अंदर वो करुणा है। हाँ, तो भ्रष्टाचार कई हैं, जो दहेज हैं, दहेज प्रथा को लोग कैसा मानते हैं, सही। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कानूनी रूप से गलत हो सकता है लेकिन समाज उसको बाल विवाह कुछ कंडीशन में सही मानते हैं, जो अभी वो कंडीशन बनाई। दहेज 1 करोड़ तो मिलबे करेगा सर जी, क्या इतना तो रेट ही चलता है सर जी, आईएएस तो बन जान दीजिए एक बार, कितना रेट मिलता है। अब क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत उसका चांस है अभी। और अगर लड़की भी आईएएस हो गई तो फिर 1 करोड़ की भी जरूरत नहीं है, फिर तो 17 मेरे और 17 उसके 34 हो गए सीधा। क्या भाई 1 करोड़ के चक्कर में या उससे भी ऊपर, बोलो जवाब साधार दिया ऐसे फ्री में। देखेंगे सर, पहले एक बार आईएएस, पहले पहला एक्शन तो हो। तो अब आओ, रामायण क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों, ये मैं सबको ये कहता हूं कि आप अपने जीवन में एक बार गीता का सार सुने, अगर आपको एथिक्स इतना इम्प्रूव करना है, और एक बार रामायण देखें, देखी होगी आपने, ऐसा नहीं है कि रामायण नहीं देखी, सब लोग रामायण भारत में देखते हैं। रामायण है क्या, रामायण कैसा ग्रंथ है, रामायण कैसा ग्रंथ है बच्चों? रामायण अपने आप में एक नीति शास्त्र है। अब इसको जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं अन्यथा ना ले, इसको एज अ एथिक्स के रूप में देखें।
रामायण। रामायण में बहुत सारी चीजें सही नहीं है। महिलाओं की यहाँ भी दशा कैसी दिखाई गई है। हाँ, रामायण में सब सब चीज मानना उचित नहीं है। इसमें सीता को अबला दिखाया गया है, सीता को ही परीक्षा देते हुए दिखाया गया है। हाँ, तो थोड़ा महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है ऐसा कहते हैं, पर लोगों उसको लीला कह के या कुछ और तर्क देके उसको भी सेट कर देते हैं। उसको हिलाने के बाद उसके अलावा आप देखोगे तो ये तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। राम का क्या हो रहा है, राम का अभिषेक होने वाला है, कल उसका अभिषेक है राम का। आपको ये जीना है, अगर ये देखना है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो रामायण देखो। राम को क्या होने वाला है, राम को होने वाला है कल राज्य अभिषेक। रात को कहानी हो गई, सुबह उठ के अभिषेक के लिए जा रहा है। बाप कुछ बोल नहीं रहा, बुलाया जाता है। दूसरी केकई माता जी बताती हैं कि ये कहानी बन रही है, तुमको जाना पड़ेगा। वो भरत को क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, तुम्हें मिलेगा वनवास, जाओ। बाप ने कुछ कहा नहीं, पिताजी ने कुछ कहा नहीं, जिसने घोषणा की थी। लेकिन वहां क्या सोचता है, वहां क्या सोचता है, अच्छे बुरे के बारे में सोचता है कि मैं वनवास जाऊंगा तो मेरे पांव को कष्ट होगा, मेरी जिंदगी को कष्ट होगा, 14 साल वनों में फिरूंगा, आगे राज्य मिलेगा, या राज्य से बेग तो उसका करने की बात हो रही है। किसके बारे में सोचता है, अपने अच्छे बुरे के बारे में, किसके बारे में सोच रहा है। एज अ पुत्र मेरे पिताजी ने अगर किसी को भी क्या दिया है, वचन दिया है, वो अपने मुख से कह भी नहीं रहे, लेकिन एज अ पुत्र मेरे पिताजी ने अगर कोई वचन दे दिया तो मुझे आजीवन भर उसका क्या करना है, पालन। क्या सोच रहे हैं श्री राम, मेरा एक पुत्र के रूप में कर्तव्य क्या है। एक बाप एक पुत्र को पिता के लिए कैसा होना चाहिए, वो ये नहीं देख रहा, बाप प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, सर फोड़ ससुरे का। आजकल के बच्चे होते तो क्या कहते, भाई ने 10 गज जमीन फालतू ले ली, फोड़ो ससुरे का। हमारे गांव में क्या हुआ, अपने चाचा को फावड़े से काट दिया खेती के ऊपर। किसको, अपने ही परिवार के चाचा। उसमें कुछ हुआ होगा थोड़ा बहुत, जमीन 10 गज इधर या कुछ दबाली होगी, कोई मुझको को मुद्दा पता नहीं, पर क्या जमीन के विवाद के ऊपर अपनों की जान लेना उचित है। तो क्या पूछ रहा है राम, वहां कौन से एथिक्स का पालन कर रहा है, कौन से एथिक्स का, मेरा कर्तव्य क्या है, परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा, सही और गलत, अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच रहा। एक संवाद और सुनाता हूं, उसके बाद एंड करूंगा आज की। क्या है, भरत राम, ये एक और सुनो बेटा, भरत मिला। अभी इसको क्लास तो पूरी करूंगा जितनी पढ़ाता हूं, जहां पहला दिन खत्म होता है वहीं पर छोड़ूंगा। हाँ, ये वाला है सीन। थैंक्स टू यूट्यूब, यूट्यूब के आने से अब बहुत लोग रामायण अपने हिसाब से देखते हैं। इसमें तो यूट्यूब ने अच्छा काम किया है।
ये कर्तव्य नीति शास्त्र की निशानी है। राम कह रहा है कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है कि मुझे 14 साल का वनवास होगा और भरत को राज्याभिषेक होगा, और मुझे क्या होगा? वनवास होगा। इधर से भरत आता है, कहता है भारतवर्ष की परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, इसका वैध अधिकारी मैं नहीं हूं। मेरे पिता ने बड़े भाई को राज्य सौंप दिया था, मेरी मां ने छल से मुझे राज्य दिया है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। ये भी क्या सोच रहा है? कलयुगी मेरे जैसा जीव होता तो क्या कहता, आहा आने दे, मर गया, कांटा निकल गया, चल अब मौज करेंगे 14 साल, आहा हा हा। क्या सोच रहा है? जो मेरा नहीं वो मैं ले नहीं सकता, जो गलत तरीके से दिया गया है, क्या गलत तरीके से राज्य मिलना सही नहीं है। मेरे भाई का है, मेरा नहीं है, और एज अ छोटा भाई मेरा क्या कर्तव्य है कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको मैं क्या करूं? सही करूं। किसके बारे में सोच रहा है? परिणाम के बारे में या कर्तव्य के बारे में? इस दुनिया में एक ऐसी कहानी, महाभारत ठीक उल्टी कहानी, जहां लोग क्या किसके बारे में सोच रहे हैं कि मेरा फायदा किसमें है? कौरव भी सोच रहे हैं मेरा फायदा किसमें है, और पांडव भी सोच रहे हैं कि मेरा फायदा किसमें है। और यहां दोनों किसके बारे में सोच रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है? दोनों एक दूसरे को देने को तैयार। समझ में आया? अब ऐसा एथिक्स आज के जमाने में, ऐसा एथिक्स नहीं, आ तो हड़पने वाला एथिक्स है। तो ये कर्तव्य नीति शास्त्र की निशानी। अब कोई भी एथिक्स बुरा नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों, परिणाम आधारित एथिक्स भी बहुत अच्छा है, उसके आर्गुमेंट सुनेंगे। और कर्तव्य वाला भी हमेशा सही नहीं है। क्या हमेशा सही नहीं है? कोई भी एथिक्स की समस्या ही है। हेलो, एथिक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि ये कहीं भी पूरे तरीके से सही नहीं बैठता। आप किसी भाई ने अस्पताल खोल रखा है, उदाहरण तो कोचिंग का भी दे सकता हूं पर अपने आप को ज्यादा बदनाम नहीं करूंगा, डॉक्टरों को बदनाम करूंगा। क्या डॉक्टरों को बदनाम करूंगा? अपने आप को बहुत कोसता हूं मैं। तो एक आदमी है जिसने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रखा है, फीस है 10,000 रुपए स्टार्टिंग और 1-1.5 लाख का बजट, कोई हो जाए तो। अब एक आदमी वहां आता है जिसके पास कोई पैसा नहीं है, मर रहा है, उसको मेडिकल उसकी जरूरत है। ये कहता है भाई मरते हो तो मरो, यहाँ तो 10,000 और 1.5 लाख रुपए चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। तो क्या उसका वहां से उसको वापस भेजना उचित है या अनुचित है? भाई देखते हो प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम जा कहाँ पाते हैं, तभी तो एम्स की लाइन लगाते हैं बिटिया, होता नहीं प्राइवेट में, तभी तो सरकारी जाते हैं या जड़ी बूटी खाते हैं। बताओ सही है गलत है? हाँ, जवाब दिया ना। सही क्यों है? कल को वो उसको फ्री में दे देगा, इलाज उसका फ्री में करा देगा, उसने 100 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, उसकी सैलरी कौन आएगा? उसके जैसे 100 और आ गए तो इस बेचारे ने जो अपनी जीवन की पूंजी लगा के सब बनाया, ये भी क्या हो जाएगा? फकीर। और फिर जिनको पैसा देने की औकात है और जो अपने आप को बचवा सकते थे, वो भी अपने आप को बचवा नहीं पाएंगे। कोई रिसर्च नहीं करेगा, सबको ये पता चलेगा इलाज तो फ्री में ही होता है, कोई नई दवाई बनाएगा? कोई नया रिसर्च करेगा ही नहीं। फिर वो अपने खाने के लिए वहां बैठा है, 2 पैसा बचाने के लिए, उसी के जिम्मे है क्या फ्री इलाज कराना? सरकार करे, 32 लाख करोड़ रुपए का बजट है उसका, बोले ना, मना किया है क्या? सरकारी स्कूल ठीक करे,
सरकारी अस्पताल ठीक करे, है ना? क्या है उसकी बात में भी दम है, उसकी नैतिकता में। इसीलिए हमेशा कर्तव्य सही नहीं होता। समझ में आया? तो इसीलिए कोई कैसा भी काम करता हो, टीचिंग का करता हो, डॉक्टरी का करता हो, बिजनेस का करता हो, वो इन दो आर्ग्यूमेंट में से कोई आर्ग्यूमेंट उठा के अपनी बात को सही ठहरा देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना? कोई 2 लाख रुपए वाले कोचिंग के बारे में पूछोगे कितना पैसा क्यों लेते हो भाई, बोलेगा भाई एसी भी तुझे चाहिए, फिर बोर्ड भी तेरे को चाहिए, नोट्स भी इतने चाहिए, ऐप में रिकॉर्डिंग भी तुझको चाहिए, फैकल्टी भी कैसी चाहिए, भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम तुझको चाहिए। फ्री में आ जाता है क्या सब? सब में क्या लगता है? फिर कहता है फीस ज्यादा क्यों? फीस तो फिर अपने आप ही होगी भाई। हर टाइम तेरे को एसी चाहिए, किताबें चाहिए, अच्छी नोट्स चाहिए, फैकल्टी भी चाहिए, तो उसने क्या कर दिया? अपने तर्कों को सही ठहरा दिया। आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कहेंगे चल पार्क में, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और तुम बैठ जाना क्या? और फिर पढ़ते हैं। मैंने हफ्ते में 1 घंटा फ्री में निकाल रखा है, जरा पार्क में पढ़ाऊंगा, बैठ जाना नीचे। सर नीचे कौन बैठता है आजकल? लाइब्रेरी में मैं 1500 रुपए देता हूँ सर, नीचे नहीं। क्या कर रहा है वो आदमी? उस तरह जाने के लिए तैयार। तो दोनों तरह के तर्क पाए जाते हैं, दोनों तरह के तर्क पाए जाते हैं, और हर आदमी अपने हिसाब से। इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीति शास्त्र के उन तर्कों को उठाता है जो उसको पसंद हैं, और जो उसके जीवन में उस समय सही नहीं बैठते उसको वो त्याग कर देता है। क्या कर देता है? हम इस दुनिया में ना कुछ सही है ना कुछ गलत, सही वही जो हमें सही लगे और गलत वो जो नीति शास्त्र की यही प्रॉब्लम है। ये एक लेवल तक ही गाइड कर सकता है, आखिरी में तो आदमी को ही डिसीजन लेना। अब आओ एक छोटी सी बात और सुनो, 1 मिनट की, फिर आगे बढ़ाना। आगे जब हम कल के लेक्चर की शुरुआत करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे नैतिक क्या होता है, अनैतिक क्या होता है, निर्नैतिक क्या होता है। मैं आपको कुछ नहीं 150 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? और कुछ नहीं 30 से ज्यादा केस स्टडी कराऊंगा। कितनी? 30। कॉन्सेप्ट पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, नोट्स पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। नोट्स भी आपको कैसे मिलेंगे? हैंड रिटन पहले से ही मिलेंगे। हमने बहुत सौदा बना रखा है, हम लोगों ने बहुत नोट्स बना रखे हैं। हैंड रिटन भी नोट्स हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं उसके, और बाकी सब चीजों के। आपको टेंशन नहीं लेनी है। जहां कहीं लिखने की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा। जब कोई ऐसा नया टॉपिक आएगा जो अपडेट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आपका काम यही है, क्लास के बाद यहां पर, कहां पर मेरे जिगर के टुकड़ों, इसको देख लो जरा। ये बैच की डिटेल आपको कहाँ मिलेंगी? जिसका फाउंडेशन का बैच है, जिसका फाउंडेशन का बैच है उसको इसी में क्लास मिलेगी। यहीं पर क्लास दिखाई देगी, फाउंडेशन में रिकॉर्डिंग भी और आने वाले टाइम में लाइव भी। जिसका मेरे जिगर के टुकड़ों खाली एथिक्स का बैच है उसको कहाँ दिखाई देंगी ये क्लास? खाली एथिक्स वाले को दिखाई देगी, मैं आंसर राइटिंग नहीं देगी बेटा एक क्लास। एथिक्स का एक बैच बना होगा इसमें, यहां पर दिखाई देगी। जो खाली एथिक्स के स्टूडेंट है उसको ये यहां पर क्लास दिखाई देगी। यहीं पर आज के नाम से पहला लेक्चर आ जाएगा। जो आज के नोट्स हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे। तो जिनका सेपरेट मॉड्यूल है वो यहां से देखेंगे। अगर आपको परचेज भी करना है तो यहीं से आपको परचेज करना है। स्टूडेंट पे आप यहीं से, कोई भी बच्चा परचेज करना चाहता होगा यहीं से परचेज कर सकता है, और यहीं पर डेमो क्लासेस भी
जो हैं वो दिखाई देंगी। कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, गौरी शंकर, हुसना, B2029, आप लोगों का, गोविंद, आपका क्या है? व्हाट्सएप पे सवाल किया हुआ है, आप प्लीज उसका रिप्लाई डाल दीजिएगा। हैं? मैंने व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया हुआ है, आप ठीक प्लीज है। उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। और कोई? किसी का नहीं? तो अब कल मुलाकात होगी एनसीईआरटी के साथ और